तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, पर्यावरण पर आधारित जो हमारी वीडियो चलाई जा रही हैं वो महत्वपूर्ण उपयोगी हैं टीजीटी, पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर में, और इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे आईएएस में, उन सभी में दोस्तों पर्यावरण से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेट के फर्स्ट पेपर में 5 प्रश्न जो है दोस्तों पर्यावरण से पूछे जाते हैं। उसी क्रम को देखते हुए दोस्तों हम आपको बेसिक बता रहे हैं पर्यावरण के बारे में। बेसिक बताते बताते फिर हम उस पर डीपली आपको क्वेश्चंस बताना शुरू कर देंगे। उसी क्रम को रखते हुए दोस्तों अभी आज हमारी तीसरी क्लासेज है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिक पिरामिड, यानी कि फूड चेन एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो दोस्तों इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला जो होती है, फूड चेन, आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तथा एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल। ठीक है, अर्थात खाद्य जाल में जीवों के पास वैकल्पिक व्यवस्था रहती है और इकोसिस्टम में यानी कि ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह रसायनों का चक्रण यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र होता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो इकोसिस्टम मतलब, ठीक है दोस्तों, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है दोस्तों, ये हुई खाद्य श्रृंखला के बारे में बात है। और आपको थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि रेमंड लिंडरमैन ने वर्ष 1942 में दशांश यानी 10% का नियम दिया था, जिसके अनुसार हर स्तर पर ऊर्जा का जो क्षय होता है वो 10% के नियम के आधार पर होता है। 10% का नियम इस प्रकार होता है कि एक इकोसिस्टम में जब ऊर्जा खाद्य स्तर से अगले स्तर पर पहुंचती है तो अगले स्तर तक ऊर्जा का केवल 10% ही पहुंचता है, शेष जो है ऊष्मा के रूप में उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जैसे एग्जांपल दे देता हूं, जैसे घास का मैदान है दोस्तों, उसके बाद जो शाकाहारी पशु से खा रहे हैं तो जो घास में जो ऊर्जा है दोस्तों वो आगे आगे जो शाकाहारी है उनमें 10% ही जाती है, 90% नहीं जाती। और जब फिर उन शाकाहारी जानवरों को सेकंड यानी मांसाहारी जो जानवर खाता है तो वहाँ से भी वह ऊर्जा जो जाती है उसका सिर्फ 10% ही जाती है, अर्थात 90% ऊष्मा के रूप में उपयोग होती है, 90% नहीं जाती। यानी कि 1/10 भाग ही ऊर्जा का रूपांतरण अगले वाले स्तर पर होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। तो ये याद है दोस्तों, रेमंड लिंडरमैन ने ये 1942 में यह नियम दिया था कि ऊर्जा जो है 10% अगले वाले स्तर में जाती है। ठीक है, अब चलते दोस्तों पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड होता है विभिन्न पोषक स्तरों के बीच संबंध को चित्र के द्वारा दर्शाने को हम पिरामिड कहते हैं। ठीक है, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड की अवस्था का विकास जो है वो चार्ल्स एल्टन ने किया था। दोस्तों ये भी आप ध्यान रखना कि ये इकोलॉजिकल जो इको दर्शाने का जो विकास किया है दोस्तों वो है चार्ल्स एल्टन, इसके करने वाले हैं, पिरामिड को बनाने वाले हैं दोस्तों। और पिरामिड क्या है? विभिन्न पोषक स्तरों के बीच में संबंध को चित्र द्वारा दर्शाया गया, एक ग्राफ द्वारा, एक पिरामिड द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, अब पिरामिड के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं, एक सीधा पिरामिड, एक उल्टा पिरामिड या औधा पिरामिड, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। 2 ही प्रकार के होते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, आगे मैं दोस्तों पिक्चर के माध्यम से आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। और इसके अलावा जैव मंडल में जो पिरामिड के जो मुख्य आधार होते हैं दोस्तों, वो 2 मुख्य आधार होते हैं। जैव मंडल में जो पिरामिड के मुख्य आधार हैं वो 2 होते हैं, एक पिरामिड को एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा पिरामिड्स ऑफ बायोमास, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है और जैव मात्रा का पिरामिड। 2 तरह के आधार पर हम देखते हैं। ऊर्जा के आधार पर पिरामिड कैसा बनेगा, ऊर्जा किस प्रकार से, कैसे, कौन से वाले स्तर में कितनी और किस प्रकार से जा रही है, जैसा कि दशांश मैंने आपको बताया वो। और दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव मात्रा, यानी कि जो जीवों की जो संख्या है दोस्तों, जैव मात्राएं जीवों की संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनता है वो। ठीक है दोस्तों, 2 आधारों पर हम पिरामिड, 2 आधारों पर यानी कि जैव मंडल के आधार पर हम पिरामिड को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ पिरामिड्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएंगे आपको ऊर्जा का पिरामिड, जो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, तो दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। हमेशा एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो उल्टा होता है या सीधा होता है, या उसको हम किसी स्तर पर दिखा देते हैं या पूछ लेते हैं कि ऊर्जा के आधार पर बताएं घास के मैदान का पिरामिड कैसा होगा, ऊर्जा के स्तर पर हैं कि पेड़ के आधार पर कैसा होगा, या ऊर्जा के आधार पर बताएं उस तालाब का जो है ऊर्जा के हिसाब पर जब भी जो पिरामिड बनेगा दोस्तों वो हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, तथा इसमें 10% का जो नियम है, दशांश वाला नियम, जो कि मैंने आपको बताया था, रेमंड लिंडरमैन ने ये दशांश का जो नियम दिया था वो इस पर ऊर्जा पर लागू होता है। ठीक है, हर पोषक तल पर ऊर्जा कम होती जाती है क्योंकि प्रत्येक पोषक तल के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले तल पर दे पाते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था वो दोस्तों इस प्रकार है, देख लीजिए।
तो दोस्तों ये पिरामिड है दोस्तों ऊर्जा का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पिरामिड ऊर्जा का है। सबसे पहले जैसे हम देखेंगे घास का मैदान है, तो उसको जिसको हम बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है घास के मैदान में, ठीक है, उत्पादक। दूसरा जो है दोस्तों वो है शाकाहारी जानवर, जैसे कि बकरियाँ, भेड़ और आदि जो जानवर होते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं और घास को खाने में जीवित रहते हैं। तो वो ऊर्जा का स्टार्टिंग यहाँ से रहते हैं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ का 10%, इसका 10% ही ले पाते हैं, और वो शाकाहारी जानवर जो है उनकी जो संख्या के आधार पर भी लेते हैं तो वो इससे कम होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता होता है जो कि मांसाहारी होता है, जो कि शाकाहारी जानवरों को खाता है, जैसे शेर। उनकी संख्या और भी कम होती है, और संख्या के साथ साथ जो ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो भी 1/10 के हिसाब से होता है। तो ऊर्जा के हिसाब से और गिनती के हिसाब से और दोनों क्रम से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऊर्जा का पिरामिड है हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमेशा ऐसा ही पूछा जाता है एग्जामों में कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों जैव मात्रा का पिरामिड। तो दोस्तों जैव मात्रा का पिरामिड 2 प्रकार का हो सकता है, वो सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैव मात्रा का पिरामिड सीधा या उल्टा दोनों प्रकार का पाए जाते हैं। तालाब व जल परितंत्र के पिरामिड जो है मुख्यतः उल्टे पाए जाते हैं। तालाब और जो जल परितंत्र के पिरामिड होते हैं वो मुख्यतः यानी अधिकतर वो है उल्टे ही पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर तालाब या जैव का पिरामिड पूछा जाता है जैव मात्रा के आधार पर, तो वो हमेशा कैसे होंगे दोस्तों, उल्टे होंगे। ये आप ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों मैदान का मैं जैसे परितंत्र दिखाया था वो सीधा होता है, जैसे घास, बकरी और शेर, जैसा कि मैंने आपको एनर्जी में दिखाया। अगर हम मात्रा के हिसाब से जैव मात्रा यानी कि जीवों की मात्रा के आधार पर देखें तो घास का जो मैदान है उसमें घास की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बकरियां उसकी संख्या में कम होती हैं, और शेर जो उसको मांसाहारी होते हैं उनकी संख्या में और भी कम होते हैं। तो जैव मात्रा के हिसाब पे आधार पर जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। वहीं अगर हम तालाब के जल तंत्र परितंत्र में डालते हैं तो शैवाल की मात्रा कम होती है, छोटी मछलियाँ और भी ज़्यादा होती हैं, और उनको छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियाँ उससे ज़्यादा और भी थोड़ी संख्या में होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो जल का यानी कि तालाब का जो परितंत्र है या जल का सागर का परितंत्र है, वहाँ पर मोस्टली जो परितंत्र होगा वो हमेशा उल्टा होगा, ठीक है दोस्तों। और परितंत्र दोस्तों बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें रही दोस्तों पिरामिड के बारे में। आपको बस ये मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, और जैव मात्रा का जो पिरामिड है वो मोस्टली उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से हो सकता है, और खास जो तालाब या जो मात्रा होता है वहाँ पर हमें उल्टा देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। और यही प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब और चलते हैं आगे, थोड़ी सी बातें बताएंगे इकोटोन के बारे में। इकोटोन क्या होता है, ठीक है। अभी आपको हम जैव मात्रा पिरामिड बताया, इकोसिस्टम। और इकोटोन क्या होता है दोस्तों, इकोटोन होता है एक पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की दूसरे इकोसिस्टम की सीमा को पूर्ण रूप से चिन्हित नहीं किया जा सकता। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि एक परितंत्र को और दूसरे परितंत्र की सीमा जो आपस में डिवाइड होती है उसको चिन्हित नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते। ऐसी पोजीशन में इसका परस्पर मिश्रण हो जाता है, यानी कि एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में मिक्स हो जाता है। और इस एक झील में कई पारिस्थितिक तंत्र होते हैं दोस्तों, कई इकोसिस्टम्स होते हैं एक झील में। और दोस्तों एक झील में ना कई पारिस्थितिक तंत्र यानी कि कई इकोसिस्टम्स होते हैं, और वैज्ञानिक इन मिश्रित क्षेत्रों को इकोटोन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक इकोटोन दूसरे इकोसिस्टम में मिक्स हो जाए, उसे पहचानना मुश्किल हो जाए, तो दोस्तों उसको जो साइंटिस्ट कहते हैं इकोटोन कहते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम को जहाँ पहचाना जा सके, अलग अलग दूसरों से डिवाइड करके नहीं किया जा सकता, जहाँ इकोसिस्टम दोनों मिक्स हो जाए ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों बायोम्स। बायोम्स क्या होता है, बायोम्स एक बहुत बड़े परितंत्र जैसा प्रतीत होता है। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है बायोम्स के बारे में, कि बायोम्स एक बहुत ही बड़े परितंत्र जैसा प्रतीक होता है, जबकि ऐसा नहीं है कि बायोम पृथ्वी की सतह पर बहुत ही बड़ी पारिस्थितिक क्षेत्र के रूप में है, ठीक है, जिस पर जीव और वनस्पति अपने वातावरण के अनुकूल ढल चुके होते हैं ये। और बायोम्स जो होता है दोस्तों मुख्यतः अजैविक कारकों जैसे कि जलवायु, रिलीफ, भूविज्ञान, मिट्टी और वनस्पति आदि से परिभाषित होते हैं। यानी इनको मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों जैव जो बायोम्स होता है दोस्तों बहुत बड़ा नहीं होता है, जैसा कि हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। और बेसिकली वो किससे डिपेंड होता है, वातावरण से, अजैविक कारकों, जलवायु जैसे, भूविज्ञान, ऐसे इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। जैसे इसके 5 प्रकार हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि इस प्रकार से हैं दोस्तों। मरुस्थलीय बायोम, वनीय बायोम, जलीय बायोम, घासीय मैदान के बायोम और टुंड्रा क्षेत्र के बायोम। 5 प्रकार के दोस्तों मोस्टली बायोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ
बायोम्स जो है दोस्तों पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बायोम्स की वजह से ही जो जीवन जो दोस्तों हमारी पृथ्वी पर बनाया हुआ है वो बायोम्स की वजह से ही बना हुआ है, यानी कि बायोम्स जो है पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और अगर आप कोई प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। और साथ ही साथ मैं दोस्तों इस फिगर के माध्यम से आपको बायोम्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप बायोम्स को पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखिए, ये होता है एकल जीव, यानी कि इंडिविजुअल जीव जो होता है, एनिमल्स होता है या कोई भी जीव होता है, प्राणी होता है, वो एकल यानी कि अकेला होता है। जनसंख्या बोलते हैं उसी जाति के बहुत सारे प्राणियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं। जो पॉपुलेशन होती है वो एक ही प्रकार के प्राणियों की होगी। ठीक है दोस्तों, और ये देखेंगे दोस्तों समुदाय में क्या होता है, समुदाय में कई प्रकार की जातियाँ और भी मिक्स हो जाती है, जैसे विभिन्न प्रकार जातियों के जीव, साथ ही साथ जीव मंडल, जैसे कि घास का मैदान या इकोसिस्टम, इकोतंत्र जो होता है, समुदाय कम्युनिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी, यानी कि एक परितंत्र जैसे एक होता है उसको हम बोलते हैं आपका समुदाय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों परितंत्र। परितंत्र में क्या होता है दोस्तों, परितंत्र में क्या होता है, वो विभिन्न प्रकार के जीव भी होंगे, घास का मैदान भी होगा, साथ ही साथ इन्वायरमेंट का जो कुछ क्षेत्र है, इन्वायरमेंट का जो क्षेत्र है दोस्तों वो भी साथ में जुड़ जाता है। जैसे वायु जलवायु आधार जो चीज़ें जुड़ जाती हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे जल का परितंत्र हो गया, भूमि का परितंत्र, ये साथ में कुछ चीज़ें और जो जुड़ जाती है दोस्तों उसको हम परितंत्र कह सकते हैं। यानी कि एक परितंत्र के अंदर एक समुदाय या कई समुदाय रह सकते हैं। एक परितंत्र यानी इकोसिस्टम के अंदर कई सारी कम्युनिटीज़ रह सकती हैं, समुदाय हो गया ये, यानी कि विभिन्न कुछ जातियों का जो तालमेल मिलाकर के जो लोग जो जीव रहते हैं उसको हम बोलते हैं समुदाय। और एक परितंत्र जिसमें कई सारी कम्युनिटी रहती है उसे बोलते हैं परितंत्र। और बायोम्स जो दोस्तों होता है, बायोम्स में क्या होता है, कई इकोसिस्टम, यानी कि कई इकोसिस्टम्स उसके अंदर हो सकते हैं दोस्तों। इसमें कई सारे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं एक बायोम्स के अंदर। उसमें साथ में क्या जुड़ जाता है, जलीय जलवायु परिवर्तन, भूविज्ञान, मिट्टी, ये सब चीज़ें और जुड़ जाती हैं कि वातावरण और दोस्तों इसमें साथ में जुड़ जाता है, यानी कि एक परितंत्र के साथ साथ वो होता है दोस्तों बायोम्स। और जो होता है दोस्तों जीव मंडल दोस्तों वो होता है जिसमें बहुत सारे बायोम्स हों, यानी कि बहुत सारे बायोम्स, यानी कि मरुस्थलीय बायोम्स भी हो, बनियो भी हो, सारे जो बायोम्स है दोस्तों अलग अलग क्षेत्र के, घास के मैदान के, पानी का, जल का, जितने भी प्रकार के बायोम्स होते हैं उन सबको मिलकर दोस्तों बनता है जीव मंडल, यानी कि जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों फिगर है जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है, यानी कि जनसंख्या क्या होती है, और कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय क्या होता है, और इकोसिस्टम क्या होता है, बायोम्स क्या होता है, और जीव मंडल क्या होता है। ये जो क्रम है दोस्तों, ये क्रम आप याद करिए, कई बार क्रम पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। हम आगे आपको फिर और दोस्तों आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहेंगे, और बने रहें हमारी क्लास में साथ दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।